Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I am your biology teacher, Shahzad Waheed. Yesterday we discussed about some bacterial diseases of animals and particularly humans. आज हम बैक्टीरिया का एक और पहलू देखने वाले हैं और वो ये था, my dear students, कि बैक्टीरिया हमारे प्लांट्स को भी अफेक्ट करते हैं, तो कैसे और वो कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हैं, उनके कॉजेटिव एजेंट्स क्या क्या हैं, उनके सिम्टम्स क्या क्या हैं और अगर हम उन बीमारियों को प्रिवेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या मेथड यूज़ किए जा सकते हैं और इवेंचुअली अगर हमें उसको क्योर करना होगा, ठीक करना होगा, तो उससे क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ हैं भी या नहीं। इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। हम जिन बैक्टीरियल डिजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं उनमें से बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, then bacterial galls, and then finally we will discuss bacterial blights. तो डिस्कस करते हैं इनको वन बाय वन। सबसे पहला है मेरे पास बैक्टीरियल लीफ स्पॉट्स। नाम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बैक्टीरिया की इसमें लीव्स की सरफेस के ऊपर आप लोगों को बैक्टीरिया की कॉलोनीज ग्रो करती हुई नजर आएंगी और जहाँ जहाँ वो ग्रो कर रही होंगी वहाँ पे आप लोगों को स्पॉट्स मींस निशान पड़ते हुए नजर आएंगे। अगर आप लोग इसके कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो इट इज सूडोमोनास स्पीशीज एंड ज़ेंथोमोनास स्पीशीज, एंड फॉर दिस पर्पस लुक एट दिस, इट इज सूडोमोनास एंड दिस वेरी बैक्टीरियम इज ज़ेंथोमोनास। अगर हम इनके इनिशियल या प्राइमरी या अर्ली होस्ट की बात करें तो इट वाज क्राइसैंथेमम, देन डेल्फिनियम, देन हुकेरा एंड फाइनली द हाइपेरिकम। तो ये वो इनिशियल इसके होस्ट थे कि जिनके ऊपर इन पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने रहना शुरू किया। सिम्टम देखेंगे तो आप लोगों को वाटर सोक्ड लीजन्स नजर आएंगी। लीजन्स हम किसी भी कट को, जख्म को बोलते हैं और अगर आप इनको देखेंगे, टच करेंगे तो आपको ये वाटरी नजर आएंगे, जैसे कि ये पानी के अंदर डूबे हुए। और ये निशान शुरू में कम डार्क होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता विद द एज इनकी डार्कनिंग बढ़ती चली जाती है। अगर आप इन पर्टिकुलर लीजन्स को देखें तो उनके सराउंडिंग में आप लोगों को ज़ाहिर वेरिएशंस या लीव वेन्स नज़र आएंगी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है, राइट, कि अगर आप लोगों को वेन्स और वेरिएशंस के बॉर्डर्ड आपको क्या नज़र आते हैं, स्पॉट्स जो पहले हल्के रंग के थे और आहिस्ता आहिस्ता गहरे हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है या चांस है कि ये एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है और ये प्लांट की लीफ की सरफेस पे क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पॉट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि ये एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कैसे मुंतकिल होता है। तो इसका आंसर है बाय मीन्स ऑफ स्प्लैशिंग वाटर। हमारे पास आपको पता है कि पानी को देने के डिफरेंट सिस्टम्स हैं। मुमकिन है कि मैं हाथ से पानी दे रहा हूँ अगर घर में कोई प्लांट वगैरह है, राइट, लेकिन अगर मेरे पास एक फील्ड है तो मुमकिन है ट्यूबवेल से उसकी इरिगेशन कर रहा हूँ, या मुमकिन है मेरे पास बारिश का और चश्मों का पानी आ रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रेन हो रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने ऑटोमेटेड जो यू कैन से स्प्रिंकलर्स हैं वो लगाए हुए हों, और यह मुमकिन है कि मैं अंडरग्राउंड वाटर इरिगेशन सिस्टम मैंने लगाया हो जो कि सबसे सेफ होता है। लेकिन अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम में ज़्यादा स्प्लैशिंग नहीं होती, लेकिन अगर आप रेन की बात करें या आप लोग चश्मों से बहते हुए पानी की बात करें तो उसमें ज़्यादा स्प्लैशिंग होती है। तो एक दफ़ा अगर वाटर बैक्टीरिया की कॉलोनी के ऊपर फॉल करेगा तो जाहिर है उससे ये दूसरे हेल्दी प्लांट्स तक ट्रांसफ़र हो सकता है, राइट माय डियर स्टूडेंट्स। पहले इनिशियली समझा जाता था कि ये एक फंगल डिसऑर्डर है और जो बहुत से लोग थे वो इसे फंगिसिडल मेडिसिन देकर ठीक करने की कोशिश करते थे, लेकिन जाहिर है ये तो बैक्टीरियल डिसऑर्डर था, फंगल डिसऑर्डर नहीं था। तो जाहिर है फंगल मेडिसिन
या एंटी फंगल मेडिसिन देने से उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता था, राइट। तो फिर हम इसे कैसे ट्रीट करते हैं? तो आंसर ये है कि हम आमतौर पे इन्हें कॉपर बेस्ड फंगिसाइडल मेडिसिन यू कैन से इस्तेमाल करवाते हैं। और ये जो कॉपर बेस्ड मेडिसिन होती हैं ये बेसिकली लीफ की सरफेस को प्रोटेक्ट करती हैं, बिकॉज कि ये जो बैक्टीरिया है ये लीफ की सरफेस पे रहना और ग्रो करना, फ्लरिश करना पसंद करता है। लेकिन जो कॉपर है वो लीफ की सरफेस को मॉडिफाई करके डेफिनेटली उस बैक्टीरिया की पॉसिबल यू कैन से पॉसिबल सर्वाइवल को कम कर रहा होता है। सिमिलरली हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोग क्लोरीन ब्लीच एक सोल्यूशन बनाएं और इस सोल्यूशन के ज़रिए से भी अगर हम इन लीव्स को वॉश करें तो आपको पता है कि क्लोरीन जो होता है ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजेंट है दैट कैन डेफिनेटली एक्ट एज अ क्लींजर। तो ये बैक्टीरिया को वहाँ से क्लीन कर सकता है, रिमूव कर सकता है। तो ये है हमारे पास कुछ ऐसी यू कैन से टिप्स जिसकी वजह से हम लोग बैक्टीरियल लीव स्पॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं फिर यहाँ पे हमेशा की तरह से जो बात ऐड करना चाहता हूँ वो है कि इल्म सबसे बड़ी ताकत है। पहले हम लोग यूजलेस वे में बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी लॉजिक के फंगिसाइडल मेडिसिन को अप्लाई करते रहते थे, लेकिन ये इल्म है, ये रिसर्च है जिसने हमें ये बताया कि ये बेसिकली एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फंगल एंटी फंगल मेडिसिन पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप सिंपल क्लोरीन ब्लीच वाला वाटर इस्तेमाल करेंगे तो भी आप इन बैक्टीरिया की एक ह्यूज अमाउंट को किल कर सकते हैं और अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड और देखते हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट डिसऑर्डर। Yes, my dear students, now we want to discuss the second plant disorder and that very disorder is called as a bacterial wilt। आपको पता है, बहुत दफ़ा आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिया है कि विल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना, यानी कि अगर पौधे के मुरझाने की वजह डेफिशिएंसी ऑफ वाटर नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा चांस ये है कि यहाँ पे बैक्टीरियल इन्वेजन हो गई है, बैक्टीरिया ने प्लांट बॉडी के अंदर यू कैन से पेनिट्रेशन कर ली है और जिसकी वजह से अब इस प्लांट की विल्टिंग स्टार्ट हो गई है। वो कौन सी स्पीशीज़ हैं जो इससे कॉजेटिव एजेंट्स हो सकती हैं? तो आंसर इज रॉल्स्टोनिया, सोलेनिसेरम, और ये आमतौर पे पेपर, टोमेटो और एग प्लांट्स को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। पेपर से मुराद हमारी मिर्चों के पौधे होते हैं और टोमेटो से मुराद हमारे टमाटर के पौधे होते हैं और एग प्लांट से मुराद यूजुअली हम लोग बैंगन के पौधों को लेते हैं। तो ये इन पौधों को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप इनके सिम्टम की बात करेंगे तो जाहिर है ये एक प्लांट यू कैन से बैक्टीरिया है, तो जाहिर है जो एक्सपोज पार्ट हैं वो स्टेम और लीव्स हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लीव्स को अफेक्ट करते हैं। सवाल ये कि कौन से लीव्स को अफेक्ट करेंगे? तो आंसर इज यंग लीव्स को अफेक्ट करते हैं एट द एंड ऑफ ब्रांचेस। तो जाहिर जब ये एंड ऑफ ब्रांचेस पर अफेक्ट करेंगे तो थैंक्स गॉड कि हमें ब्रांचेस जहाँ पे कि नॉर्मली जो कंसंट्रेशन होती है वाटर की वो ऑप्टिमम नहीं होती, ज़रा सी भी कम हो तो उसके सिम्टम बहुत जल्दी से अपीयर हो जाते हैं। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वुड के होने का चांस भी बहुत ज़्यादा कम होता है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट होती है वो बेसिकली होती है ड्यू टू टग प्रेशर एंड सम अदर थिंग्स। तो इसके ऊपर होने वाले जो असरात हैं वो हमें फौरी तौर पर नजर आना शुरू हो जाते हैं। एंड इफ़ द फार्मर इज़ मोर विजिलेंट तो वो इस बीमारी को बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर क्या कर लेगा, डायग्नोज कर लेगा और डायग्नोज करने के बाद इसकी ट्रीटमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देगा। लेकिन अगर हम इसको धीरे करते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप इस पर्टिकुलर फार्मर के अफेक्टेड प्लांट्स को देखें और आप उससे बिल्कुल नेबर में प्रेजेंट हेल्दी प्लांट के साथ कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि जो नेबरिंग यू कैन से मीन हमसाए की जो फसल है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसकी हाइट तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई है अब वो स्टंटेड ग्रोथ शो कर रहा है, यानी कि उसके प्लांट की हाइट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही। तो ये भी एक बहुत ही मार्क्ड सिम्टम है कि आपके प्लांट की ग्रोथ बाकी प्लांट के ग्रोथ से कम होना शुरू हो गई है। प्रिवेंशन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? जाहिर है बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, अगर आपको नज़र आता है तो आपने फौरी तौर पे उस फसल को, जाहिर है अगर ज़्यादा पौधे हो गए हैं
वरना तो आप अगर एक आधे पौधे पर डिजीज है तो आप उसे फिजिकली भी रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज अब ये कहते हैं कि आप ये पूरी की पूरी फसल को जला दें, तबाह कर दें, बिकॉज अगर आप इस फसल को तबाह नहीं करेंगे तो जो नेबरिंग क्रॉप्स हैं वो भी ज़ाया हो जाएंगी, तो उस पूरे के पूरे गांव में कहर पड़ने का शिकार हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि आप पूरे गांव की फसल को तबाह करें, आप सिर्फ अपनी एक फसल को आग लगा के या उसे डैमेज करके आप लोग बाकी लोगों की फसलों को बचा सकते हैं। फिर एक और प्रिवेंशन जो आमतौर पे हमारे फोर फादर्स बहुत सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, दैट इज़ अ रोटेशन ऑफ द क्रॉप्स। इसके बाद ये नहीं है कि आप अपनी फसल की ईस्ट को वेस्ट पे और नॉर्थ को साउथ पे कर दें। इसका मतलब मेरे पास ये है कि आप लोग इस फसल की बजाय अब कोई और फसल काश्त करें, बिकॉज कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये हॉस्ट स्पेसिफिक है और ये क्या कर सकता है, डिजीज़ को मज़ीद फैला सकता है। फिर नीमाटोड्स जो हैं ये एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के, वो जो इन ऑर्गेनिज्म को कैरी करने का, कि जो इस पर्टिकुलर क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। तो आप लोग अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिफरेंट किस्म की नीमाटोड्स को भी अपनी फसलों पे हमला करने से रोकना चाहिए। फिर अगर आप लोग इस पर्टिकुलर क्रॉप को जला चुके हैं और आप इन पौधों को फॉर एग्जांपल कट कर रहे हैं, तो आपने डिफरेंट किस्म के जो फार्मिंग यूटेंसिल्स हैं आपने इसको यूज़ किया है, और आप अगर ये चाह रहे हैं कि ये वही इन्फेक्शन किसी हेल्दी क्रॉप पे या हेल्दी प्लांट पे ट्रांसफ़र ना हो, तो आप हमेशा डिसइंफेक्टेड फार्मिंग टूल्स यूज़ करेंगे। अगर आपने हाथ भी इस्तेमाल किए उस पौधे को फिजिकली एम्पुटेट करने के लिए, निकालने के लिए, तो आप ग्लव्स पहनेंगे और ग्लव्स पहनने के बाद उस ग्लव्स को प्रॉपर डिस्कार्ड कर देंगे। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प कर सकती है वो है प्रॉपर स्पेसिंग। यानी कि अगर मैं पौधों को साथ साथ ना जोड़ूं बल्कि थोड़े फासले पे रखूं, और ये बैक्टीरियल कॉलोनीज जो कि हवा से नॉर्मली ट्रांसफर नहीं होती, प्रॉपर स्पेसिंग की वजह से दूसरे प्लांट तक ट्रांसफर होने से बच जाएगी। लेकिन अगर मैंने लालच किया और मैंने पौधों को बहुत ज़्यादा करीब लगा दिया, तो फिर प्रोबेबिलिटी है, चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कि ये बैक्टीरिया एक लीफ के दूसरे प्लांट के लीफ से टच होके मूव कर सकते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म टू द हेल्दी ऑर्गेनिजम्स। फिर इसके अलावा अगर आप लोग मज़ीद एहतियात से खेलना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आपके पास या आपके नेबर में, आपके सराउंडिंग में अगर आपको किसी किस्म का भी सिम्टम नज़र आता है, तो आप उस पूरी फसल में से कभी भी बीज इस्तेमाल ना करें टू सो इट फॉर द नेक्स्ट टाइम, या अगली दफ़ा उगाने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि आप किसी सीड सेंटर जाएं, वहाँ पे आप लोग क्या करें, डिजीज़ फ्री सीड्स लें जिनको लैब में टेस्ट कर लिया गया है, उनके जीनोम को टेस्ट कर लिया गया है, उसके ऊपर हम लोगों ने डिफरेंट किस्म की डीएनए टेस्ट लगा लिए, और अब हमें इस बात का पता है कि इसके अंदर ऐसी कोई किसी किस्म की पैथोजन या उसका जीन मौजूद नहीं है। तो आप अगर ऐसे सीड्स को सो करोगे तो आप लोगों की अगली फसल बच जाएगी। तो ये हैं कुछ कॉजेटिव एजेंट्स, कुछ प्रिवेंशंस, कुछ लालच, कुछ डिफेंस, जो डेफिनेटली आपकी आइंदा आने वाली नस्लों को फूड प्रोवाइड करेगा और आपकी आइंदा आने वाली फसलों को बीमारियों से महफूज रखेगा। नेक्स्ट चलते हैं, वी वांट टू मूव टू द नेक्स्ट डिजीज, दैट इज कॉल्ड एज द डिजीज नंबर 3 एंड इट इज कॉल्ड एज द बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट। नेम इंडिकेट ये कर रहा है कि अगर आप इस पर्टिकुलर रॉटिंग यू कैन से एरिया को, रॉट का मतलब है गलने सड़ने वाले एरिया को, अगर आप टच करेंगे तो टच करने से ये आप लोगों को वेट फील होगा, जाहिर है सॉफ्ट फील होगा। सॉफ्ट भी है, वेट भी है, इसीलिए हम लोग उसे बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट का नाम दे रहे हैं। इसके जो पॉजिटिव एजेंट है वो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पेक्टोबैक्टीरियम कैरोटोवोरम, पेक्टो आपको आपकी आसानी के लिए डिवाइड कर देते हैं इस चीज को, पेक्टोबैक्टीरियम कैरोटोवोरम, कैरोटोवोरम, ये जो मेरे पास बैक्टीरिया है, या अगर आप लोग डिकिया टोडेंटी अगर आप इसकी बात करेंगे, या अगर आप लोग अब जीनस पे आ जाएं तो आप जीनस डिस्कस करें क्लॉस्ट्रीडियम, या जीनस की बात करें सूडोमोनास या बेसिलाई या कोराइने बैक्टीरिया, जो पर्टिकुलरली हमारी वीट में सॉफ्ट रॉट कॉज करता है। तो ये सारे के सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं कि जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं। अगर मैं क्रॉप्स की बात करूं तो क्रॉप्स क्या हो सकती हैं, पोटैटो, कैरेट,
अगर आप एक फैमिली की बात करें तो एक फैमिली है कुकुरबिटा। इस कुकुरबिटा या कुकुरबिट्स जो उसके मेंबर हैं हम उनकी बात करें तो उनमें कुकम्बर, मेलन्स, स्क्वाश एंड द पम्पकिंस, ये वो सारे के सारे प्लांट्स हैं जो इन सारी की सारी डिफरेंट किस्म की स्पीशीज से अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और फैमिली, उसका नाम होता है क्रूसीफरी, यानी कि आप लोग इसको क्रॉस से इसकी चार क्या कहते हैं लीव से पहचान सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्रूसीफरी बोलते हैं। इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर जो हम लोग खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज द कैबेज, अदर वन इज कॉल्ड एज द कॉलीफ्लावर। ये भी इन पर्टिकुलर स्पीशीज से या जीनस से अफेक्ट हो सकते हैं। अब अगर आप लोग इन पर्टिकुलर डिजीजेस से बचना चाहते हैं तो इसके लिए जाहिर है जिस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर भी आप लोगों को सिम्टम नजर आते हैं कि वहां पे वेट और सॉफ्ट रॉड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप उसको फिजिकली, मैं लिखा है वहां पे फिजिकल रिमूवल ऑफ द प्लांट, आप खुद जाएं, आपको जो ही एक प्लांट के ऊपर सिम्टम नजर आए तो आप उस पर्टिकुलर प्लांट को ग्लव्स पहने, उस पर्टिकुलर प्लांट को एम्पुटेट करें और उससे जला दें, ज़्यादा बेहतर है, या फिर बेहतर यह कि आप उसे कोई गहरा सा गड्ढा खोद के उसके उसको दफन कर दें। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो अफेक्ट होती हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन, ये काम होता कैसे है। बेसिकली ये जितने भी मेरे पास यू कैन से स्पीशीज और जीनस हैं, जेनरा हैं, ये बेसिकली हमारे दो सेल्स को जोड़ने वाले सब्सटेंस यानी पेक्टेट को डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर देते हैं। तो ज़ाहिर जब हमारे पास पेक्टेट डिकम्पोज हो जाएगा तो जिस जिस पॉइंट से पेक्टेट नहीं प्रेजेंट रहेगा उस पर्टिकुलर पार्ट से जो लीव्स हैं वो टूट के गिर जाएंगे, या जो भी कोई पार्ट ऑफ द लीफ पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी है वो टूट के गिरना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर है अगर हम देखना चाहें कि हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को कोई ना कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज के एंटीबायोटिक्स डेफिनेटली बैक्टीरिया की किसी भी फॉर्म को किल कर सकते हैं। इन माय ओन व्यू वेरी बेस्ट थिंग इज कि आप क्लोरीन ब्लीच का मिक्सर बनाएं और उसे इसके ऊपर स्प्रे कर दें, जो बहुत से बैक्टीरिया हैं वो मर जाएंगे और क्लोरीन आयोनाइज भी हो जाएगी। जब उस पर रेन होगी तो ये वॉश भी आसानी से हो सकती है। तो इन सारी बातों को यूज़ करके, इस तरह को इस्तेमाल करके आप मैं हमेशा बोलता हूँ भूखी नंगी आवाम को और एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं बाय प्रिवेंटिंग द नेक्रोसिस ऑफ योर crops. Now we want to see what is the next disease. The next disease is called as the bacterial galls, और उसके लिए we have to go to the last part of the board. Yes, my dear students, now we want to discuss fourth disorder of the plants due to bacteria, and that is called as the bacterial galls. अगर आप किसी भी बाग वगैरह में जाते हैं तो आमतौर पे आप लोगों को प्लांट के स्टेम पे, ख़ास तौर पे ग्राउंड के पास आप लोगों को डिफरेंट किस्म की समथिंग लाइक गिल्टियाँ पौधे के ऊपर बनी हुई नज़र आती हैं, और वो जो गिल्टियाँ सी होती हैं उन्हें हम लोग बेसिकली गॉल्स का नाम देते हैं। इसके जो कॉजेटिव एजेंट हैं वो वाले बैक्टीरिया होती हैं कि दैट इनहेबिट सॉइल, जो सॉइल में ये इनहेबिट नहीं है, इनहेबिट हैबिटेट से निकला है, इनहेबिट उसमें रहने वाले, तो सॉइल में रहने वाले बैक्टीरियम, खास तौर पे एग्रोबैक्टीरियम, आपके लिए ब्रेक कर रहा हूँ, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस, ये वो कॉजेटिव एजेंट है जो आमतौर पे इन प्लांट्स में क्या कॉज करते हैं, गॉल। इसके अलावा हमारे पास लेग्यूमिनोजी फैमिली को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाले बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, राइजोबियम। सो राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, ये लेग्यूमिनोजी फैमिली को अफेक्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट अगर हम डिफरेंट किस्म की जो फैमिलीज उनको स्टडी करें तो मुझे पता चलेगा कि 90 फैमिली में से अबाउट 600 प्लांट स्पीशीज को ये वाले जो सॉइल इनहेबिटिंग बैक्टीरिया है वो अफेक्ट करते हैं, राइट। जाहिर अफेक्ट करेंगे तो सिम्टम अपीयर होंगे। वो सिम्टम्स कहाँ अपीयर होंगे? इन दी फॉर्म ऑफ गाल। जैसे मैंने बताया था कि गाल होता क्या है, ये गाल्स आपको नजर आएंगे ट्विग्स पे, स्टेम्स पे, रूट्स में, नियर सॉइल लाइन। मैंने बोला है कि ये बैक्टीरिया सॉइल के अंदर रहते हैं, तो सॉइल के करीब का जो एरिया है, खा वो रूट का हो, खा वो स्टेम का हो या लीफ का हो, वो डेफिनेटली इससे अफेक्ट हो सकता है। अगली बात ये है कि जो हमारी गाल है उसका साइज़ क्या हो सकता है, तो जाहिर है वो डिपेंड करता है
इन्फेक्शियस स्टेज के ऊपर, वो डिपेंड करता है प्लांट की एज के ऊपर, वो डिपेंड करता है बैक्टीरियल स्ट्रेंथ के ऊपर। जो साइज है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होता है। अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो जाहिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग रोटेशन ऑफ क्रॉप्स कर सकते हैं या फिर आप लोग रिमूवल ऑफ अफेक्टेड प्लांट्स कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपको ज़ाहिर सॉइल को भी ट्रीट करना है, आपको सॉइल को भी बैक्टीरिया फ्री करना है। उसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू हैव सम बेटर सॉल्यूशंस और एजेंट्स that can kill bacteria at least in the vicinity of that very infected plant। बजाय कि आप डिजीज को बढ़ने दें, अगर डिजीज आपको एक ही पौधे पर नजर आती है तो आप उस पौधे के अराउंड जो सॉइल है उसको फौरन ट्रीट करने की कोशिश करें, सो दैट कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये दूसरे प्लांट्स को अफेक्ट ना करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द बैक्टीरियल ब्लाइट्स। बैक्टीरियल ब्लाइट्स जो हैं इसके जो कॉजेटिव एजेंट है वो ज़ैंथोमोनास स्पीशीज से, ज़ैंथोमोनास जीनस से बिलोंग करते हैं। तो जो ज़ैंथोमोनास जीनस है ये डिफरेंट किस्म के प्लांट्स को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल राइज़ेमीन चावल की बात हो रही है, राइस और मेज से मुराद है मेरे पास मक्का या मकई जिसे हम बोलते हैं, और ओट से मुराद होती है हमारे पास जौ, राइट। तो इन सारी की सारी प्लांट्स को कि जो बहुत वैल्यूएबल चीज़ें में प्रोवाइड करें उनको अफेक्ट कर सकती है ज़ैंथोमोनास जीनस, राइट। अब राइस, मेज और ओट के अलावा ब्लाइट्स आप लोगों को पियर्स और पोटैटो के अंदर भी नजर आते हैं। तो ये सारी की सारी जो एक जीनस है ये डिफरेंट किस्म के प्लांट्स को अफेक्ट कर सकती है। जब अफेक्ट करने की बात आएगी तो जाहिर है ये अफेक्ट करेगी ग्रोथ को, किसके, लीफ ग्रोथ को अफेक्ट करेगी, पॉड्स को, सीड्स को, फ्रूट्स को। तो आपने, मैं फिर हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि अगर ये क्रॉप अफेक्ट हो जाती है तो आप लोगों ने लालच हरगिज़ नहीं करना है। आप लोगों ने नहीं देखना है कि सिर्फ लीफ अफेक्ट हुई हैं तो हम जो पॉड्स हैं उसको यूज़ कर लेते हैं, या पॉड्स अगर हैं तो उसके सीड्स को अफेक्ट कर लेते हैं, मीन्स पॉड बाहर से ख़राब है, सीड से ठीक होंगे। नॉट एट ऑल। किसी भी फॉर्म में ये जो कैसे बैक्टीरिया हैं ये मूव कर सकते हैं, कॉन्टामिनेट कर सकते हैं to the other healthy, you can say seeds and pods and fruits even। तो जब भी आपको सिम्टम नजर आए आप लोगों ने फौरी तौर से उस पर्टिकुलर पौधे को या उसके पौधे के सोर्सेस को डिस्कार्ड कर देना है या ख़त्म कर देना है, और एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों ने डिफेंसिव मेजर्स लेनी है और उस बीमारी से अपने पौधे की जांच छुड़ाने की कोशिश करनी है। बहुत सी बुक्स हैं वो बोलती हैं कि जो नोमेनक्लेचर है वो पहले कोई और था और अब कोई और है। फॉर एग्जांपल हम जो ज़ैंथोमोनास ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडस है, ये अफेक्ट करते हैं हमारे बीन्स को और कॉटन को। इनके जो प्रीवियस नेम्स थे वो फैसियोली और मेल्वासेरम थे। बहरहाल अब हम इसको एक ही नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ज़ैंथोमोनास एंड एक्सोनोपोडस, ठीक है। अब अगर आप इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो जैसे मैंने पहले बोला कि आप एक डिजीज़ फ्री सीड्स लेंगे, आप उसे फिजिकली रिमूव कर देंगे प्लांट को, और जाहिर है कि जो इंसेक्टिस ट्रांसमिशन की कॉज करते हैं उनको कंट्रोल करेंगे, और जो पेस्ट इसको फैलाते हैं आप उनको भी कंट्रोल करेंगे। इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का मकसद क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? वो एक ही मकसद है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो डे बाई डे बढ़ती ही चली जा रही है। मैं कई दफ़ा लेक्चर्स में ये बात कर चुका हूँ कि हमारी इस ज़मीन को शायद अब एटम बॉम्ब से इतना ख़तरा नहीं है जितना कि पॉपुलेशन बॉम्ब से ख़तरा है, बिकॉज पॉपुलेशन इज एक्सेलरेटिंग एट अ वेरी फास्टर पेस एंड वी आर अनएबल टू एक्सेलरेट और पेस अप द रिसोर्सेज। तो जाहिर है जब ये चीज़ होगी तो कहत साली का, जैसे कि आप अफ्रीका में देखते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में आपको नजर आना शुरू हो गया है, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन प्रेशर। तो उस प्रेशर को मीट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा हेल्दी क्रॉप्स प्रोड्यूस करनी है। तो अगर हमारे पास ये नॉलेज होगा और हम उस नॉलेज को इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपनी फसलों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ वेजिटेबल्स, in the terms of you can say seeds, nuts, in the terms of dry fruits, in the terms of fruits. So definitely we will be at the giving end, and giving better and better is the actual success of us being scientists. इस दुआ के साथ कि आप लोग भी ज़िंदगी में ऐसा कोई अच्छा काम करके जाएं कि जो इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। I want to say you अल्लाह हाफ़िज़।